नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित एकात्मक लक्षण। दरअसल हमारे भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक लक्षण का सम्मिश्रण है, और जो संघवाद है और संघात्मक प्रणाली है, दुनिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। हाँ, तो साथियों देखिए कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में संघीय लक्षण के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी रखे हैं। तो संघीय लक्षण इसलिए रखे गए थे कि संघीय प्रणाली जो है बड़े देशों के लिए होती है, जहाँ विशाल जनसंख्या हो। और हमारा देश तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इसमें, और विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसलिए भारत जैसे देश में संघीय प्रणाली का होना बेहद आवश्यक था। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता ये भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर केंद्रीय सत्ता, इतिहास गवाह है कि अगर केंद्रीय सत्ता जब जब कमज़ोर हुई है तो बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया है, और बाहरी शक्तियां हमारे देश में आकर के स्थापित हुई हैं। तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एक केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना बेहद आवश्यक है। इस बात का संविधान में ध्यान रखा गया। तो इसी को ध्यान में रख करके संघात्मक लक्षण के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में एकात्मक लक्षण का समावेश करके केंद्र की सरकार को मजबूत करने का काम किया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एकात्मक लक्षण हैं। सबसे पहला जो एकात्मक लक्षण है वो देखिए शक्ति का विभाजन है। दरअसल दो प्रकार की सरकारें संघीय व्यवस्था में होती हैं। तो संघीय व्यवस्था के गुण हैं हमारे संविधान में, तो हमारे देश में भी दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्यों की सरकार। तो केंद्र और राज्यों की सरकार में संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां रहेंगी और राज्य के पास कितनी शक्तियां रहेंगी। तो अब यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन, जो पहला पॉइंट है एकात्मकता का, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अब देखिए इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक संघीय सूची जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती। तो संघीय सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। अभी भारत सरकार ने, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसने जीएसटी को जोड़ा है, तो जीएसटी को मिलाकर के पहले 99 थे, अब जीएसटी को मिलाकर के 100 विषय संघ सूची में हो गए। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का है, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान में। और समवर्ती सूची जो है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है, तो समवर्ती सूची में विषय हैं 52। तो अब देखिए कि इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि जो केंद्रीय सरकार की संघ सूची है उसमें सबसे ज़्यादा विषय हैं। पहली बात, यानी 100 विषय हैं। इतने न तो समवर्ती सूची में है न राज्य सूची में। तो ऑलरेडी केंद्र संघ सूची में केंद्र को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि उसमें उसको कानून बनाने का पावर ज़्यादा है, 100 विषय हैं। अब इसके बाद में राज्य सूची पर आ जाइए। राज्य सूची में जो विषम परिस्थिति है, तो विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची में तो कानून बना ही सकती है, लेकिन सामान्य अवस्था में भी कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं राज्य सूची में जिस पर अगर राज्यसभा अगर ये एक अनुमोदन पास कर दे, आर्टिकल 249 में है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर देती है कि उक्त विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाए, तो अनुच्छेद 249 में उसका सहारा लेकर के राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके साथ ही साथियों देखिए कि ये जो
आपका 252 है, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 में भी अगर दो राज्य सरकारें, उनके विधानमंडल ये कानून पास कर देते हैं, कोई विवादित मैटर है दो राज्यों के बीच में, अगर दोनों राज्य ये चाहते हैं कि नहीं, इसका फैसला हम आपस में मिलकर नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला केंद्र सरकार करे, तो उन दोनों राज्यों के विधानमंडल यदि एक ये प्रस्ताव पास कर दें कि फला विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो फिर उस राज्य सूची में भी अनुच्छेद 252 के तहत केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो साथियों देखिए, सामान्य अवस्था में जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जिस पर पावर राज्य सरकारों को है, तो उसमें भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और विषम परिस्थिति में, जो संकट काल की स्थिति है, उसमें तो उसको पूरा अधिकार चला जाता है। तो ऑलरेडी संघ सूची में उसके विषय बड़े हैं और राज्य सूची में भी वो कानून बना सकती है, सामान्य अवस्था में कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है, तीसरी सूची जिसमें 52 विषय हैं, उसमें दोनों यानी केंद्र और राज्य मिलकर के कानून बना सकते हैं। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो केंद्र के आड़े हाथों आ रहा है, तो उसमें केंद्र का ही कानून मान्य होगा। तो देखिए, तीनों सूचियों में किस प्रकार से केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं। सामान्य परिस्थिति में भी शक्तिशाली, यानी संघ सूची में जो सबसे ज़्यादा विषय हैं, सो उसमें तो राज्य सरकारें कानून बना ही नहीं सकती, और राज्य सूची है उसमें भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो देखिए, शक्तियों का जो विभाजन इस तरीके से वितरण किया गया है केंद्र और राज्य की सरकारों में, तो उसमें केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसमें दिखाया गया है। और यही सबसे मुख्य है, ये सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो इकहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ का नागरिक जो होता है वो एक तो उस स्टेट का नागरिक होता है जिस स्टेट में वो रहता है, निवास करता है, और दूसरा वो अमेरिका का नागरिक होता है। लेकिन हमारे देश में एकता स्थापित करने के लिए, चूँकि हमारा जो संविधान, जो संघ है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, संघ पहले से था, तो इसलिए हमारे देश में केवल इकहरी नागरिकता है। और कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ना कि किसी वो उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का या राजस्थान का नागरिक कहलाएगा। नागरिकता केवल एक है और वो है भारत की नागरिकता। अब इसके बाद अगला देखिए, संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। आप अमेरिका जैसे देश में देख लीजिए, या और भी इस तरीके से जहाँ संघीय प्रणाली लागू है, वहाँ पर केंद्र और राज्य में दो संविधान होते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, दोनों का संविधान एक ही है, और एक ही में केंद्र और राज्य की सरकारों के अधिकारों को बताया गया है, उनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संविधान देश का केवल एक है, राज्यों का कोई संविधान नहीं है, पूरे देश का संविधान है। इसके बाद एकीकृत न्याय व्यवस्था। ये एकीकृत न्याय व्यवस्था भी आप देखिए, जो हमारी न्याय प्रणाली है उसके सबसे निचले पायदान पर छोटे न्यायालय आते हैं, जैसे परिवार न्यायालय और जिला न्यायालय, जिला अदालतें, और इसके ऊपर स्टेट लेवल पर फिर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट आता है, जिसको हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। और इसके बाद सबसे चोटी पर, टॉप पर सबसे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट आता है, यानी उच्चतम न्यायालय आता है। और उच्चतम न्यायालय के नीचे सभी न्यायालय उसके अधीन हैं। वो जो भी अगर आदेश कर देगा निचली अदालतों के लिए, वो निचली अदालतों को मानना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी नीचे से ऊपर की ओर चोटी पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा दिए गए आदेश सभी न्यायालयों को मान्य होंगे। अब देखिए, इधर आ जाइए, अगला है 5वां पॉइंट, संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब ये देखिए, सब एकात्मकता के लक्षण चल रहे हैं। संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी ये केंद्र का अधिकार है, ये संसद का अधिकार है कि वो किसी राज्य की, 29 राज्य हैं हमारे देश में, और 29 राज्यों में जिसको वो उचित समझे वो उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो साथियों, इतनी बड़ी पावर है। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को सन 2000 में तीन ऐसे राज्य थे जिनको मतलब उनके नाम में और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया था सन 2000 में। तो एक तो बिहार में, और दूसरा
उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, और बिहार में उसका अलग राज्य बनाया गया झारखंड है। और इस प्रकार से तो ये 3 राज्य जो है ये अलग बनाए गए। अभी देखिए, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। और फिर ये उत्तर प्रदेश की यदा कदा मांग चलती रहती है कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो ये जो सीमाओं में परिवर्तन, नया राज्य बनाना, उसके नाम में परिवर्तन करना, ये पूरा का पूरा अधिकार ये राज्यों को नहीं दिए गए, ये केंद्र सरकार को दिए गए, संसद को दिए गए। अब आइए देखते हैं कि संकट काल में, जब संकट की घड़ी आती है, संकट काल की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है। जब संकट काल की घड़ी आती है तब तो ये संविधान पूरी तरीके से एकात्मक हो जाता है, उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। अब देखिए, सामान्य काल में संघीय सरकार की शक्तियां ज़्यादा हैं। सामान्य काल, जब सामान्य अवस्था चलती है, कोई युद्ध नहीं है, कोई गृह युद्ध नहीं है, कोई बाहरी आक्रमण नहीं है, तब भी मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जो 3 प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार की सूचियों में केंद्र ही ज़्यादा सत्ता हथियाए हुए है और केंद्र ही ज़्यादा शक्तिशाली है। 249 का मैंने उदाहरण दिया, 252 का मैंने उदाहरण दिया कि सामान्य अवस्था में भी वो राज्य सूची में कानून केंद्र बना सकता है। तो अब देखिए अगला क्या है, राज्यपालों की नियुक्ति। अब 29 राज्य हैं, 29 राज्य में वहाँ की अपनी अपनी सरकारें हैं जिनको जनता ने चुना है। उन राज्यों में वहाँ की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होने के बावजूद केंद्र जो है उनकी निगरानी करने के लिए अपना आदमी एक वहाँ पर बिठाए हुए है और उसको राज्यपाल कहते हैं। वो केंद्र की सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश करके वो हर राज्य में उसका एक आदमी बैठा हुआ है, वो केंद्र का आदमी है जिसे राज्यपाल कहते हैं, और वो सरकार के कामों पर नज़र रखता है और वो देखता है कि सरकार जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है। अगर उस राज्य में कोई बहुत विषम परिस्थिति यदि आ जाती है या वो कानून सम्मत शासन नहीं चलाने में असमर्थ है, सरकार नहीं चला पा रही है, शासन संविधान सम्मत नहीं चल रहा है, या शांति भंग हो गई है, और ऐसी शांति भंग हो गई है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर विफल हो गया है, तो अगर ये एहसास हो जाए राज्यपाल को तो वो पूरी रिपोर्ट भेज करके और केंद्र की सरकार को रिपोर्ट देगा अपनी, और इस आधार पर केंद्र की सिफारिश से फिर राष्ट्रपति वहाँ 356 का धारा 356 का प्रयोग करके उस सरकार को बर्खास्त कर देता है और सारी शक्तियाँ अपने अंडर में ले लेता है। ये साथियों, ये अब यहाँ देखिए केंद्र की कितनी बड़ी पावर है कि राज्यपालों के माध्यम से वो राज्यों की निगरानी करता है केंद्र। अब देखिए अगला क्या है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अमेरिका के संविधान में जो वहाँ की सीनेट है, वहाँ पर अगर वहाँ के 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों में एक राज्य से 2 सीनेटर चुन करके आएंगे, तो वहाँ समान प्रतिनिधित्व है। वहाँ जो प्रत्येक राज्य से 2-2 सीनेटर चुन करके आएंगे, वहाँ समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन हमारे देश के संविधान में राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी राज्य की जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या के आधार पर तौला जाता है सांसदों को। अब जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों से बहुत ज़्यादा है, तो जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन है, तो जनता की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये सिद्धांत हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपनाया है, और इसीलिए राज्य में जो है वो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो यहाँ भी केंद्र को ही पावर है ज़्यादा। अब देखिए राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, संवैधानिक संशोधन में जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसमें राज्यों की भूमिका ना के बराबर है। सामान्य संशोधन तो सामान्य तरीके से हो जाते हैं, उसमें राज्यों का कोई मतलब नहीं। जो विशेष संशोधन होते हैं वो 2/3 बहुमत से होते हैं, 2/3 बहुमत से होते हैं, वो संसद से ही हो जाते हैं, राज्यों की कोई ज़रूरत नहीं। जब ऐसा कोई आमूल चूल परिवर्तन करना हो, कोई बहुत बड़ा एक तरीके से संविधान ही बदलना हो, तब राज्यों के 2/3
राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी कोई नौबत आज तक तो नहीं आई, न भविष्य में आने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि भाजपा जैसी पार्टी भी आप देख रहे हैं कि वो संविधान को मानती है और संविधान की दुहाई देती है और संविधान के अनुरूप ही चल रही है। तो भविष्य में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि संविधान गलत है या संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता या संविधान में कोई आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो साथियों, संविधान सफल है और संविधान भविष्य में भी सफल रहेगा, लेकिन इसमें राज्यों की भूमिका ना के बराबर है। इसमें केंद्र ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति केंद्र को ही प्राप्त है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये एकात्मक लक्षण चल रहे हैं। एकात्मक लक्षण का मतलब ये होता है कि केंद्र ही अधिक शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। आइए, 11वां पॉइंट हमारा है, आर्थिक दृष्टि से अगर तुलना की जाए केंद्र और राज्यों में, तो आर्थिक दृष्टि से राज्य हमारे कमज़ोर हैं केंद्र की तुलना में। तो जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, ये तो थोड़ा सा धनी हैं, लेकिन और बहुत से, गुजरात को थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन और बहुत से राज्य हमारे जो हैं वो गरीब राज्य हैं। तो वो केंद्र के ऊपर वो आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं। तो वो आर्थिक पैकेज मतलब हमेशा आस लगाए रहते हैं कि हमें केंद्र की तरफ से आर्थिक पैकेज मिले तो हम कुछ कार्य करें अपने प्रदेश में। तो यहाँ पर देखने की ये ज़रूरत है कि आर्थिक रूप से जो राज्य हैं ज़्यादातर वो केंद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो अब जब केंद्र इनको देगा सहायता राशि, तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जो डेवलप हैं वो भी आर्थिक सहायता चाहते हैं। तो राज्यों की केंद्र पर मतलब निर्भरता है आर्थिक रूप से, तो इसलिए भी केंद्र अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है और वो केंद्र के विरोध में राज्य बोल नहीं पाते हैं। तो आर्थिक रूप से जो है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये केंद्र को भी अधिक शक्तिशाली मतलब बनाती है। अब अगला जो 12वां पॉइंट है वो अनुच्छेद, आप देखिए अनुच्छेद 263 के तहत ये राष्ट्रपति को पावर है कि वो अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करें। और 4 प्रकार की जो अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई, क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद, वो अंतर्राज्यीय जो परिषद हैं 4 प्रकार की, उनका ये काम है कि वो राज्यों के बीच में विवादों का समाधान करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, एक सौहार्द बनाए रखें और आपस में मतलब लड़ाई न लड़ने दें, नहीं तो उससे संघ को खतरा पैदा होता है। तो 4 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को पावर है इनको गठित करने का। तो इन क्षेत्रीय परिषदों का ये काम है कि राज्यों में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाए और ये केंद्र के द्वारा ये बनाई जाती हैं। ये केंद्र को शक्ति प्राप्त है अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करने की। तो यहाँ भी देखिए केंद्र की ही शक्ति है जो उन सभी राज्यों को अपने कंट्रोल में लिए, पावर में लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करती है और समाधान निकालती है, विवादों को सुनती है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषदें हैं। तो इनके अपने उद्देश्य हैं, अपने कार्य हैं जो मैंने आपको बताए। अब देखिए ये जो 13वां पॉइंट है एकात्मक लक्षण का, वो है जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा जो भारत संघ है, जो संघीय व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं, तो जो संघ है वो पूरा भारत है और भारत में एक केंद्रीय सरकार है, संघीय सरकार है। तो संघ का निर्माण किससे किससे मिलकर के होता है, यहाँ भी थोड़ा ये व्यवहारिक धरातल पर भी समझ लीजिए। मैंने संघात्मक लक्षण आपको पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन थोड़ा सा अभी समझ लीजिए कि धरातल पर इसका स्वरूप कैसा है। तो संसद, जो केंद्र के लोग हैं वो नंबर 1 पर संसद है, संसद के बाद फिर मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद और फिर राष्ट्रपति है। ये इनसे मिलकर के केंद्र बनता है, इनसे मिलकर के संघ बनता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद हो गई है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद हो गई और राष्ट्रपति हो गया। ये संघ है। राज्यों को तो आप जानते ही हैं। तो आप देखिए कि भारत का जो भारत रूपी जो संघ है, उस संघ का निर्माण 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के हुआ है। तो 29 राज्य हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है
अब जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है वो संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र टोटल हैं 7, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा और नागर हवेली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया। ये जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ पर केंद्र का ही शासन चलता है इन राज्यों में। हालांकि यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ के और चंडीगढ़ को छोड़ के काफ़ी बहुत कम आबादी है जनसंख्या की वहाँ पे, और दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाएं यद्यपि हैं, वहाँ विधानसभाओं का निर्माण है, लेकिन फिर भी वहाँ केंद्रीय कानून ज़्यादा हावी है। तो बाकी जो है यहाँ भी केंद्रीय कानून हावी है। और इसके अलावा जहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दादरा और नागर हवेली है और इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति अपने प्रशासक भेज करके वहाँ का शासन संचालित करता है। तो वो भी वहाँ का शासन भी, चूँकि नाम ही है संघ शासित क्षेत्र, तो वहाँ का इन 7 राज्यों का शासन जो है वो केंद्र के द्वारा अपने आदमी भेज करके, प्रशासक भेज करके, प्रशासक हो सकता है कोई, या राज्यपाल हो सकता है, वहाँ का शासन वो डायरेक्ट केंद्र के निर्देशों से वहाँ का शासन चलता है। तो वहाँ भी केंद्र की चलता है। और दिल्ली और पांडिचेरी को ले लीजिए तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर विधानसभाएं हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री होता है, सरकार होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर केंद्र सरकार को इन संघ शासित क्षेत्रों में यानी दिल्ली और पांडिचेरी में पावर ज़्यादा है केंद्र सरकार को। तो इसलिए साथियों, आपने देखा कि मैंने 13-14 पॉइंट्स आपको बताए, और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एकात्मक लक्षण लिए हुए हैं, वो भारत के संविधान में ये शामिल किए गए हैं। और हम देखते हैं कि संघ को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे वो अच्छी तरह जानते थे कि संघ का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, और अगर संघ नहीं मजबूत होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने एकात्मकता के भी लक्षण, संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण उन्होंने डाले और केंद्र सरकार को मजबूत करने का काम किया है। तो साथियों, ये थे आपके संविधान में एकात्मक लक्षण। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।